बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। फ्रांस में ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब से पहले ट्रेन नेटवर्क पर हमले, कई जगह आग लगा दी गई, हजारों मुसाफिर मुतासिर। सबूताज के बावजूद ओलंपिक्स तकरीब मुतासिर नहीं होगी, ओहदेदारों ने किया ऐलान, सख्त सिक्योरिटी में खेल शुरू। गाजा की तकलीफों पर खामोश नहीं बैठूंगी, जंग रोकने का वक्त आ गया है, नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कमला हैरिस का अहम बयान। गाजा बर्बरियत जारी, खान यूनुस, बुरैजी और दूसरे मकामात पर हमले, मुज़ाहमतकारों ने इसराइली टैंक्स तबाह कर दिए। गाजा में 90,000 फलस्तीनी जान बहक हुए, 45 बैरूनी डॉक्टर्स का बाइडेन हुकूमत को खत, कहा इसराइल जंगी जराइम कर रहा है। बरतानिया में नई हुकूमत के बाद पॉलिसी तब्दील, नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी कार्रवाइयों की मुखालिफत नहीं की जाएगी। अमरीकी कांग्रेस में नेतन्याहू के इस्तकबाल पर प्रियंका गांधी भड़क उठी, कहा गाजा में तहजीब और बर्बरियत आमने सामने है। इमरान खान को कोर्ट मार्शल के लिए फौज के हवाले करने की अफवाहें, पीटीआई कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। मोदी ने कारगिल शहीदों को किया याद, कहा पाकिस्तान ने तारीख से सबक नहीं सीखा, नापाक इरादों को कामयाब होने नहीं देंगे। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। फ्रांस में ओलंपिक खेलों की इफ्तिताही तकरीब से बिल्कुल पहले ट्रेन नेटवर्क पर हमले हुए हैं, जिससे अफरा तफरी मच गई है, लेकिन इसके बावजूद ओहदेदारों ने ऐलान किया कि इससे इफ्तिताही तकरीब पर कोई असर नहीं पड़ेगा और अब से कुछ देर बाद रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ पेरिस ओलंपिक्स का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा। रेल कंपनी ने बताया कि एक बहुत बड़ा हमला था जिसका मकसद रेलवे नेटवर्क को ठप करना था। फ्रांस के वजीर ट्रांसपोर्ट ने इन मुनज़्ज़म हमलों की मजम्मत की। इन हमलों से अगले 2-3 दिनों तक 8 लाख से ज्यादा मुसाफिर मुतासिर होंगे। इन हमलों के बाद लंदन और पेरिस के दरमियान 4 यूरोस्टार ट्रेनों में से एक सर्विस को पीर तक के लिए कैंसिल कर दिया गया है। यह हमला फ्रांस की इंतहाई तेज रफ्तार ट्रेन लाइंस पर किया गया और बाज़ जगह आग लगा दी गई। ओहदेदारों ने बताया कि यह सबूताज की मुनज़्ज़म हरकत है जिसका मकसद सफर को दरहम बरहम करना था। ओलंपिक ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि हमलों के बावजूद मंसूबे के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब हो रही है, लेकिन बारिश से इफ्तिताही तकरीब का रंग कुछ फीका पड़ सकता है। फिलहाल इफ्तिताही तकरीब में किसी तब्दीली का ऐलान नहीं किया गया है। यह इफ्तिताही तकरीब दरियाए सीन के किनारे हो रही है। पहली मरतबा ओलंपिक की तकरीब किसी मैदान में नहीं हो रही है। 3,20,000 से ज्यादा लोग इफ्तिताही तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इस तादाद में कुछ कमी की गई है। रेलवे ओहदेदारों ने बताया कि हमले की वजह से कई रूट्स पर सर्विसेज कैंसिल की गई। यह भी कहा गया कि बाज़ जगह इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। बड़े पैमाने पर सर्विसेज मुतासिर हुई हैं क्योंकि कई जगह मरम्मत की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बताया कि ये बहुत बड़ा हमला था और ये एक मुजरिमाना हरकत है, और उन्होंने कहा कि पूरे वीकेंड तक इसके संगीन नतीजे निकलेंगे। रेलवे के एक ओहदेदार ने बताया कि 8 लाख मुसाफिर मुतासिर हो रहे हैं। ट्रेन का रास्ता मोड़ा जा रहा है। कहा गया कि साउथ के इलाके में सर्विसेज मुतासिर नहीं हुई क्योंकि वहां पर हमला नाकाम हो गया है। ओलंपिक खेलों का सख्त सिक्योरिटी में आगाज हो रहा है। ओहदेदारों ने बताया कि उम्मीद है कि पीर 29 जुलाई को मामूल की खदमात बहाल हो जाएंगी। ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए जहां कई खिलाड़ी और ओहदेदार पहुंच रहे हैं, वहीं ओलंपिक खेलों को देखने के लिए दुनिया भर से, खासतौर पर यूरोप के अलग अलग मकामात से लोग पहुंच रहे हैं। इन ओलंपिक्स में इसराइल की शिरकत को रोकने के मुतालबे भी किए जा रहे हैं। हाल ही में बड़े पैमाने पर फ्रांस में मुजाहरे हुए थे।
फ्रांस के वज़ीर-ए-आज़म गैब्रियल अटॉल ने कहा है कि इंटेलिजेंस सर्विसेज चौकस हैं। पड़ोसी मुल्क बेल्जियम और इंग्लिश चैनल के नीचे से लंदन जाने वाली रूट भी मुतासर हुई। यह हमले एक ऐसे वक्त हुए हैं जब गाजा जंग की वजह से तनाव पाया जाता है। फ्रांस की पुलिस इस हमले की तहकीकात कर रही है। वज़ीर स्पोर्ट्स ने कहा कि ये अफसोस की बात है कि ऐसे हमले हुए हैं। ये खेल उन एथलीट्स के लिए है जो कई बरसों से इन खेलों में हिस्सा लेने का ख्वाब देखते हैं। ओलंपिक खेलों की इफ्तिताई तकरीब के लिए 45,000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स, 10,000 से ज्यादा फौजियों और 2,000 से ज्यादा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंट्स को तैनात किया गया है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि ओलंपिक के दौरान कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ फ्रांस पर दोगलेपन के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि रशिया और बेलारूस के खिलाड़ियों पर पाबंदी लगाई गई है और वो अपने मुल्कों के परचम के साथ हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन इसराइल के खिलाड़ियों को इजाजत दी गई है। अमेरिका की नायब सदर नवंबर की सदारती इलेक्शंस में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को सख्त पैगाम दिया है। कमला हैरिस ने कहा कि गाजा में होने वाली तकलीफों पर वो खामोश नहीं बैठेंगी। उन्होंने गाजा के हालात पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि जंग रोकने का समझौता किया जाए। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि बाइडेन हुकूमत इसराइल के साथ खड़ी है, लेकिन मसले का पुरअमन हल निकालना चाहिए जिसमें इसराइल की सिक्योरिटी, होस्टेजेस की रिहाई, फलस्तीनियों के हुकूक को यकीनी बनाना शामिल है। नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने एक दिन पहले अमेरिकी कांग्रेस से भी खिताब किया था। कमला हैरिस ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू के साथ दो टोक और तामीरी बातचीत की। सदर बाइडेन से ज्यादा सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कमला हैरिस ने कहा कि उन्होंने गाजा में हलाकतों पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। उन्होंने दो रियासती हल की जरूरत पर जोर दिया। इससे पहले नेतन्याहू ने सदर बाइडेन से भी मुलाकात की जो इतवार को नवंबर के इलेक्शंस की दौड़ से बाहर हो गए थे। इससे पहले नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस से खिताब में हमास के खिलाफ मुकम्मल फतेह का अज़्म किया। जब नेतन्याहू कांग्रेस से खिताब कर रहे थे, हजारों लोग वाशिंगटन डीसी में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे कर रहे थे। नेतन्याहू को मुल्क और मुल्क से बाहर जंग रोकने के लिए दबाव का सामना है। तकरीबन 40 मिनट तक नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कमला हैरिस ने कहा कि इसराइल को अपनी हिफाजत का हक हासिल है, लेकिन उन्होंने गाजा में इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हम तकलीफों पर खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि हमें जल्द से जल्द जंग रोकने का समझौता करना चाहिए, होस्टेजेस को घर लाना चाहिए और फलस्तीनी अवाम को राहत पहुंचानी चाहिए। अब से कुछ देर बाद नेतन्याहू रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। बाइडेन से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने कहा कि वो 40 साल से बाइडेन को जानते हैं और अमेरिकी सदर पिछली आधी सदी के दौरान हर इसराइली सदर से वाकिफ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बाइडेन की 50 साल अवामी खिदमत और 50 साल से ज्यादा इसराइल की तायीद के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीकी सदर ने याद दिलाया कि वो गोल्डा मीर जो पहली इसराइली वजीर आजम थी उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी और एक साबिक वजीर आजम इसहाक राबिन उनके असिस्टेंट थे। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि बाइडेन और नेतन्याहू ने होस्टेजेस की रिहाई के समझौते की जरूरत पर बातचीत की। उन्होंने लेबनान तक लड़ाई को फैलने से रोकने, ईरान के खतरे से निपटने और दूसरे मामलात पर बातचीत की। नेतन्याहू ने अपने हर प्रोग्राम में अमेरिका में अपनी बात का ज्यादातर वक्त ईरान के बारे में सर्फ किया। उन्होंने कहा कि मिडल ईस्ट के तमाम मसाइल की जड़ ईरान है। इसराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गुवेर ने गाजा में तकलीफों के बारे में कमला हैरिस के बयान को रद्द कर दिया। एक और वजीर बेजलिल स्मोट्रिच ने भी कमला हैरिस के बयान पर तनकीद की और कहा कि वो चाहती हैं कि हम हमास लीडर या सिनवार के आगे झुक जाएं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिकी कांग्रेस में नेतन्याहू के इस्तकबाल पर तनकीद की और कहा कि एक जंगी मुजरिम का इस गर्मजोशी से इस्तकबाल नहीं होना चाहिए था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बात कही। पेज़ेश्कियान ने कहा कि बेकसूर लोगों को हलाक करने वाले मुजरिम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था और न ही ऐसा मुजरिम इस लायक है कि उसका खड़े होकर इस्तकबाल किया जाए। उन्होंने कुरान मजीद की एक आयत का भी हवाला दिया जिसमें बुरा करने वालों को खबरदार किया गया है। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ गाजा के हालात देखेंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शेड्यूल इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार करें। फ्रांस में ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब से पहले ट्रेन नेटवर्क पर हमले, कई जगह आग लगा दी गई, हजारों मुसाफिर मुतासिर। सबूताज के बावजूद ओलंपिक्स तकरीब मुतासिर नहीं होगी, ओहदेदारों ने किया ऐलान, सख्त सिक्योरिटी में खेल शुरू। गाजा की तकलीफों पर खामोश नहीं बैठूंगी, जंग रोकने का वक्त आ गया है, नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कमला हैरिस का अहम बयान। गाजा बर्बरियत जारी, खान यूनुस, बुरैजी और दूसरे मकामात पर हमले, मुजाहिमतकारों ने इसराइली टैंक्स तबाह कर दिए। गाजा में 90,000 फलस्तीनी जाँ बहक हुए, 45 बैरूनी डॉक्टर्स का बाइडेन हुकूमत को खत, कहा इसराइल जंगी जराइम कर रहा है। बरतानिया में नई हुकूमत के बाद पॉलिसी तब्दील, नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी कार्रवाइयों की मुखालिफत नहीं की जाएगी। अमरीकी कांग्रेस में नेतन्याहू के इस्तकबाल पर प्रियंका गांधी भड़क उठी, कहा गाजा में तहजीब और बर्बरियत आमने सामने है। इमरान खान को कोर्ट मार्शल के लिए फौज के हवाले करने की अफवाहें, पीटीआई कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। मोदी ने कारगिल शहीदों को किया याद, कहा पाकिस्तान ने तारीख से सबक नहीं सीखा, नापाक इरादों को कामयाब होने नहीं देंगे। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को इसराइल ने गाजा में अपने हमले, जुल्म और बर्बरियत जारी रखी और खान यूनुस, बुरैजी, गाजा सिटी और दूसरे मकामात पर बमबारी की। नुसैरात के एक अपार्टमेंट पर इसराइल के हमले में एक फलस्तीनी जाँ बहक हुआ। हमास की फौजी शाख इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा कि उसके फाइटर्स ने तल अल हवा में इसराइली सिपाहियों के 2 टैंक्स को उड़ा दिया। टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट में अल-क़स्साम ने यह बात कही। इसराइल तकरीबन 10 महीनों से गाजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर बम और आग बरसा रहा है। इस वजह से यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि गाजा में हर 10 में से 9 लोग बेघर हुए हैं। गाजा में कोई जगह महफूज नहीं है। बेघर होने वाले लोग एक बार नहीं बल्कि कई बार बेघर हुए हैं, क्योंकि इसराइली फौज ने उन इलाकों को भी निशाना बनाया है जिन्हें सेफ करार दिया गया था। इस्लामी जिहाद की फौजी शाख अल-क़ुद्स ब्रिगेड ने भी कहा कि उसने सेंट्रल गाजा में इसराइली सिपाहियों पर हमले किए और मार्टार्स के जरिए उसकी सप्लाई लाइन तोड़ दी। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो गाजा में सिविलियंस की हिफाजत करे। एक बयान में इन मुल्कों ने कहा कि इंसानी तकलीफें नाकाबिल कबूल हैं, ये सिलसिला जारी नहीं रहना चाहिए। बयान में 7 अक्टूबर को हमास के हमलों की मजम्मत की गई और उससे कहा गया कि वो हथियार डाले और तमाम होस्टेजेस को रिहा करे, लेकिन इसके साथ साथ इसराइल से भी कहा गया कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तशवीश को सुने। तीनों मुल्कों ने कहा कि सिविलियंस की हिफाजत बहुत अहम है, फौरी सीज़फायर की जरूरत है, गाजा में फौरी मदद पहुंचानी चाहिए। हमास ने कहा कि मगरबी किनारे में तंजीम के लीडर मुस्तफा अबू अरा इसराइल की हिरासत में इलाज न मिलने की वजह से शहीद हो गए। हमास ने इसके लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। हमास और फलस्तीनी कैदियों के लिए काम करने वाली तंजीम ने एक बयान में कहा कि मुस्तफा मोहम्मद अबू अरा साउथ इसराइल की एक जेल से हॉस्पिटल ले जाए जाने के दौरान शहीद हो गए। वो कई बीमारियों का शिकार थे और ऐसा कहा गया कि हिरासत के दौरान उन्हें भूखा रखा गया और टॉर्चर का निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने इसराइल में कई जगह मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। एक बयान में हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने रामिया में एक अड्डे को निशाना बनाया। बाज़ दूसरे मकामात पर भी हमले किए गए, जिनमें यादाव यारून अड्डा भी शामिल है।
غزہ میں اپنی مرضی سے کام کرنے والے 45 ڈاکٹرز اور نرسز نے بائیڈن حکومت کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں اپنی فوج کشی کے دوران 90,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو ہلاک کیا ہے اور جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کیے ہیں۔ ڈاکٹرز اور نرسز نے 8 صفحوں کا ایک خط لکھتے ہوئے کہا کہ صدر بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس کو چاہیے کہ انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف ہتھیاروں کی پابندی لگائے اور سیز فائر ہونے تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی، معاشی اور فوجی تعلقات ختم کرے۔ ان ڈاکٹرز نے کہا کہ ایسا امکان ہے کہ غزہ میں مرنے والوں کی تعداد 92,000 ہے، جو غزہ کی جملہ آبادی کا 4.2% ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ مرنے والوں کی صحیح تعداد غزہ کی وزارت صحت کی طرف سے جاری ہونے والی تعداد سے بہت زیادہ ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ برطانیہ کی نئی حکومت کو چاہیے کہ وہ اسرائیلی لیڈرز کے خلاف ICC کی گرفتاری وارنٹ کی قانونی مخالفت چھوڑ دے۔ سابق وزیر اعظم رشی سونک نے ICC کی طرف سے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو اور وزیر دفاع یوف گیلنٹ کے خلاف جاری وارنٹ کو چیلنج کیا تھا۔ ICC کے پروسیکیوٹر کریم خان نے کہا کہ ان لیڈرز کے خلاف مضبوط کیس بنتا ہے اور وہ انسانیت کے خلاف جرائم کے ذمہ دار ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی UK ڈائریکٹر یاسمین احمد نے بتایا کہ نئے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو چاہیے کہ وہ ICC کے خلاف قانونی چیلنج کو واپس لیں۔ اس دوران برطانیہ کی نئی لیبر پارٹی حکومت نے کہا ہے کہ وہ ICC کی مخالفت نہیں کرے گی۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے ترجمان نے کہا کہ یہ معاملہ عدالت کا ہے اور اس کا قانون کی حکمرانی اور اختیارات کی تقسیم پر یقین ہے۔ یہ بیان نتنیاہو کے لیے دھکا ہے۔ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے غزہ جنگ کے مسئلے پر اسرائیلی حکومت پر سخت تنقید کی اور دنیا سے کہا کہ وہ تل ابیب کی نسل کشی کی کارروائیوں کی مذمت کرے اور اسے روکنے کے لیے مجبور کرے۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ ہر صحیح سوچ رکھنے والے آدمی کی اخلاقی ذمہ داری ہے، ان میں اسرائیل کے وہ شہری بھی شامل ہیں جو نفرت اور خون خرابے میں یقین نہیں رکھتے۔ یہ دنیا کی ہر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت کی مذمت کرے۔ اس کارروائیوں کو قبول نہیں کیا جا سکتا اور یہ کارروائیاں ناقابل قبول ہیں جو مہذب اور اخلاقیات پر یقین رکھنے والوں کو کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ سویلینز، ماؤں باپوں، ڈاکٹرز، نرسز، امدادی کارکنوں، جرنلسٹوں، ٹیچرز، رائٹرز، شاعروں، بزرگوں اور ہزاروں بچوں کو آئے دن مارا جا رہا ہے۔ غزہ میں وحشت ناک نسل کشی ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک ایسے وقت یہ بات کہی جب نتنیاہو نے امریکی اور کانگریس سے خطاب کیا۔ انہوں نے نتنیاہو کی کارروائیوں کو بربریت قرار دیا۔ انہوں نے امریکی کانگریس میں نتنیاہو کے کھڑے ہو کر استقبال پر بھی تنقید کی اور کہا کہ یہ بربریت اور تہذیب کی لڑائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نتنیاہو نے صحیح کہا کہ یہ بربریت اور تہذیب کی لڑائی ہے، لیکن اس معاملے میں بربریت وہ کر رہے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مغربی دنیا اس بربریت کا ساتھ دے رہی ہے۔ یہ شرم کی بات ہے۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار کی حیثیت سے کملا ہیرس کی تائید کی ہے۔ سابق صدر براک اوباما اور سابق خاتون اول میشیل اوباما نے ایک بیان میں کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ کملا ہیرس ایک ویژن رکھتی ہیں، کردار رکھتی ہیں، طاقت رکھتی ہیں جو اہم تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اوباما ان 100 سے زیادہ اہم ڈیموکریٹ لیڈرز میں شامل ہے جنہوں نے کملا ہیرس کی تائید کی ہے اور بائیڈن کی طرف سے دور سے باہر ہونے کے بعد ان سے بات چیت کی ہے۔ اوباما نے دور سے باہر ہونے کے لیے بائیڈن کی تعریف کی۔ پاکستان میں پولیس نے کئی شہروں میں کریک ڈاؤن کرتے ہوئے عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی اور جماعت اسلامی کے کارکنوں کو گرفتار کیا۔ ان پارٹیوں نے جمعے کی نماز کے بعد اسلام آباد کے مشہور ڈی چوک پر احتجاج کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد یہ کارروائیاں کی گئیں۔ اس دوران تحریک انصاف پارٹی نے اپنے احتجاج کو پیر تک ملتوی کر دیا ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب تک انہیں اجازت نہیں دی ہے۔ عدالت نے اس بارے میں اپنا فیصلہ محفوظ کیا۔ ایسی افواہیں ہیں کہ عمران خان کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے، لیکن سرکاری طور پر اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو فوج کی حراست میں دیا جائے گا۔ پچھلے سال 9 مئی کو فسادات کے سلسلے میں ان کے کورٹ مارشل کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تحریک انصاف پارٹی نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست داخل کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو فوج کے حوالے کرنے سے روکا جائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کارگل شہیدوں کو یاد کیا۔ 26 جولائی 1999 کو انڈین آرمی نے آپریشن وجے کامیابی کے ساتھ مکمل کیا تھا۔ لداخ کی کارگل کی برفیلی پہاڑیوں میں تقریباً 3.5 مہینے تک کارگل کی جنگ لڑی گئی تھی۔ جموں کشمیر میں ملیٹنٹس پر حملوں میں اضافے کے بیچ وزیر اعظم مودی نے پاکستان کو وارننگ دی اور کہا کہ انڈیا دہشت گردی کے ہر چیلنج کو شکست دے گا۔ وزیر اعظم نے لداخ میں ایک
सुरंग में धमाका किया जहां पर एक राहदारी बनाई जा रही है। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान ने तारीख से सबक नहीं सीखा है और अपनी अहमियत बरकरार रखने के लिए दहशतगर्दी की आड़ में प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दुश्मन के नापाक इरादों को कभी कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। 25 मई को ये जंग शुरू हुई थी और कारगिल विजय दिवस के मौके पर वजीर आजम ने बहादुर सिपाहियों को याद किया जिन्होंने फर्ज अदा करते हुए अजीम कुर्बानी दी थी। उन्होंने इस मौके पर श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत की और गौरव कथा सुनी। वो वीर भूमि भी गए। वजीर आजम ने अग्निपथ स्कीम के मसले पर अपोजिशन को निशाना बनाया और कहा कि इस स्कीम का मकसद फौज को मुसलसल जंग के लिए फिट रखना है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन इस मसले पर सियासत कर रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। फ्रांस में ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब से पहले ट्रेन नेटवर्क पर हमले, कई जगह आग लगा दी गई, हजारों मुसाफिर मुतासिर। सबूताज के बावजूद ओलंपिक्स तकरीब मुतासिर नहीं होगी, ओहदेदारों ने किया ऐलान, सख्त सिक्योरिटी में खेल शुरू। गाजा की तकलीफों पर खामोश नहीं बैठूंगी, जंग रोकने का वक्त आ गया है। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कमला हैरिस का अहम बयान। गाजा बर्बरियत जारी, खान यूनुस, बुरैजी और दूसरे मकामात पर हमले, मुजाहिमतकारों ने इसराइली टैंक्स तबाह कर दिए। गाजा में 90,000 फलस्तीनी जाँ बहक हुए, 45 बैरूनी डॉक्टर्स का बाइडेन हुकूमत को खत, कहा इसराइल जंगी जराइम कर रहा है। बरतानिया में नई हुकूमत के बाद पॉलिसी तब्दील, नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी कार्रवाइयों की मुखालिफत नहीं की जाएगी। अमरीकी कांग्रेस में नेतन्याहू के इस्तकबाल पर प्रियंका गांधी भड़क उठी, कहा गाजा में तहजीब और बर्बरियत आमने सामने है। इमरान खान को कोर्ट मार्शल के लिए फौज के हवाले करने की अफवाहें, पीटीआई कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। मोदी ने कारगिल शहीदों को किया याद, कहा पाकिस्तान ने तारीख से सबक नहीं सीखा, नापाक इरादों को कामयाब होने नहीं देंगे। ये थी आज की खबरें। खुद की इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।